व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है डेरांज, जो कि काफ़ी अजीब नाम है, लेकिन दोस्तों जो इसकी कहानी है वो काफ़ी अमेजिंग है। तो पहले तो आपको बता दूं कि ये एक कोरियन मूवी है। इस कहानी में हमें ऐसा वायरस दिखाया गया है जो कि किसी भी उम्र के इंसान को अपने काबू में कर लेता है और इसके बाद वो आदमी बहुत ही अजीब चीज़ें करता है। ये क्या है, इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें जेसन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसे देख के हमें लगता है कि वो शायद उसके साथ होने वाली हर चीज़ से वो नाखुश है और परेशान है। वो अपनी बॉस की फैमिली को लेकर अम्यूजमेंट पार्क आया है और वहाँ सब काफ़ी एंजॉय करते हैं। फिर वो घर आता है और यहाँ में पता चलता है कि वो अपने बॉस के परिवार का ख्याल रखता है ताकि उसे कुछ और पैसे मिल सके। इस जॉब से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और परेशान हो चुका है। दोस्तों, जेसन एक फार्मा कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है और उसकी सैलरी काफ़ी कम होती है, इसलिए उसे अपने बॉस का हर काम करना पड़ता है जो भी वो उनसे करवाते हैं। अब जेसन थक और हार कर अपने घर आता है और उसे वहाँ बाहर उसका छोटा भाई माइकल मिलता है, जिसे वो काफ़ी दिनों से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा था। वो उसे इग्नोर करके घर में घुस जाता है और आज हम देखते हैं कि जेसन के बेटे का बर्थडे होता है, लेकिन जेसन के पास इतने पैसे और इतना समय नहीं है कि वो उन्हें अच्छी सी जगह घुमाने ले जा सके, ये कुछ अच्छा खिला सके। तभी उसकी वाइफ जियोंग उसे बताती है कि ये खाना दरअसल माइकल लेके आया है क्योंकि इसका आज बर्थडे है। वेल, हम यहाँ पे देखते हैं कि जेसन के दोनों बेटे काफ़ी अजीब तरह से उस खाने को खा रहे होते हैं, मानो जैसे वो काफ़ी सालों से भूखे हों। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसके बाद जेसन अपने रूम में चला जाता है आराम करने के लिए और वहाँ उसकी वाइफ आती है। वो उससे कहती है कि तुमने माइकल के साथ गलत किया, तुम्हें उसे अंदर बुला लेना चाहिए था, उसने हमें खाना ला के दिया था। और ये सुन के जेसन कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो। तो उसकी वाइफ यहाँ पर ये भी उसे बोलती है कि अगर तुम पे ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है तो मैं अलग जॉब कर सकती हूँ, लेकिन वो अपनी वाइफ को ये करने के लिए मना कर देता है। जेसन यहाँ पे उससे कहता है कि हमारी जो भी हालत हुई है ये सब माइकल की वजह से हुई है, अगर हम उस पर भरोसा नहीं करते तो आज हम काफ़ी खुश होते। अब नेक्स्ट सीन में हम माइकल को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट रखता है। उसके कहने पे जेसन ने अपनी पूरी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी और थोड़ी दिन बाद शेयर गिर गए, जिसकी वजह से उसे काफ़ी भारी नुकसान हो जाता है। यही वजह होती है दोस्तों कि दोनों भाई के बीच में बात ना होने की। अब इसके बाद हम जेसन के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पे उसके पास ऑफिस में एक कलीग आता है और उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि उसके पूरे पैसे शेयर मार्केट में डूब गए थे। ये चीज़ सुन के जेसन को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसे मारकर चिल्लाकर वहाँ से भगा देता है। अब हम माइकल की वाइफ लिंडा को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है। दोस्तों, माइकल उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मुझे एक लोन लेने में तुम्हारी मदद चाहिए जिससे कि मैं जेसन को दे सकूं ताकि वो अपनी लाइफ थोड़ी सी सुधार सके। मेरी वजह से उसकी लाइफ काफ़ी बुरी हो चुकी है और उसका काफ़ी नुकसान हो चुका है। लेकिन लिंडा काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो माइकल से बोलती है कि तुम लोन लेके अपने भाई की तरह मेरी भी लाइफ बर्बाद कर दोगे, और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में लिंडा जेसन से एक क्लब में मिलता है और वो माइकल के बारे में बताती है कि वो आज मुझसे एक लोन लेने के लिए आया था और जिससे वो तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन जेसन कहता है कि उसका कुछ नहीं हो सकता है, मेरी मानो तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए, तुम उससे अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो। वो इंसान एक जहर की तरह है, उसके साथ जो भी आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ये सीन आप देख के समझ गए होंगे कि अगली बार जब भी शेयर मार्केट में पैसे लगाना तो ध्यान से लगाइएगा, नहीं तो क्या पता आपका भी यही हाल हो सकता है। वेल गाइस, आजकल बच्चे शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा रिसर्च करके लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब रात में जेसन पानी पीने के लिए किचन में जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक रूम में कुछ हलचल सुनाई देती है। जब वो रूम का दरवाज़ा खोलता है तो उसे वहाँ जियोंग और उसके दोनों बच्चे दिखाई देते हैं जो कि एक बड़ी सी प्लेट में खाना खा रहे थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी दिनों से भूखे हैं, और उनको देख के दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्लेट में खाना खा रहे थे। वो ऐसा लग रहा था वो कई दिनों का खाना एक दिन में खा रहे हैं। तो जेसन को देख के काफ़ी वियर्ड सा फेस बनाता है, लेकिन उसे लगता है कि शायद इनको भूख लगी होगी, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देता है। और अगले दिन सुबह एक कपल को देखते हैं जो कि लेक के किनारे वॉक कर रहे होते हैं। तभी गलती से आदमी का पैर पानी में चला जाता है और जब वो उठता है तो दोस्तों वहाँ पे वो देखता है उसे एक आदमी की लाश दिखती है, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाता है। वो फौरन पुलिस को कॉल करता है और जब वहाँ पुलिस आती है तो उसमें माइकल भी होता है। वो लोग जब उस बॉडी को देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है और वो सभी लोग वहाँ पे डर जाते हैं। उस बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था मानो जैसे कितने सालों से वो यहाँ पे पड़ी हो। इसके बाद पुलिस वाले उस बॉडी को फॉरेंसिक के पास ले जाते हैं और वहाँ डॉक्टर भी चौंक जाते हैं उस लाश को देख के, क्योंकि उसने ऐसी बॉडी आज तक कभी नहीं देखी थी। वो कहते हैं कि ये काफ़ी अजीब और खौफनाक तरह की मौत है जिसे शायद समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। अगले दिन हमें कोरिया शहर दिखाया जाता है जहाँ के सारे लेक में ऐसे ही लोग मरे हुए मिले थे और ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर कैसे मर रहे हैं लोग। ये न्यूज़ पूरी जगह फैल जाती है और जब सुबह जेसन और उसकी फैमिली उठती है तो जियोंग टीवी ऑन करती है। वो ये न्यूज़ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और फौरन ही जेसन को जाके ये न्यूज़ के बारे में बताती है, लेकिन जेसन ज़्यादा इस बात पे गौर नहीं करता। वो बोलता है कि ये सब फेक न्यूज़ है जो कि फालतू लोगों ने फैलाई है और अब मुझे अपने बॉस के साथ गोल्फ खेलने जाना है ताकि मैं थोड़े और पैसे कमा सकूं।
लेकिन जियोंग उसे काफ़ी मना करती है कि बाहर मत जाओ, हो सकता है ये किसी तरह का वायरस हो। लेकिन दोस्तों जेसन उसकी एक बात नहीं सुनता और वहाँ पहुँच जाता है गोल्फ खेलने के लिए। वहाँ वो अपने बॉस के साथ गोल्फ खेलने लगता है और थोड़ी देर होने पे जेसन के बॉस को काफ़ी प्यास लगने लगती है। ये देख के जेसन उन्हें पानी की बोतल देता है। वो पूरी बोतल के पानी पी जाते हैं लेकिन उनकी प्यास अभी भी नहीं बुझती और तभी वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वहाँ खड़े लोग काफ़ी सहम जाते हैं। वो गोल्फ कार से उतर के वहाँ पास वाले लेक में भागने लगते हैं और उसमें कूद जाते हैं। ये सीन देख के हमें ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें ज़बरदस्ती पानी के अंदर डुबाया जा रहा हो और ये सब देख के जेसन फौरन ही उन्हें बचाने के लिए वहाँ भागता है। लेकिन दोस्तों जब वो उनकी बॉडी को पलटता है तो वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। इसे देख के जेसन भी काफ़ी डर जाता है और लेक से बाहर आ जाता है। वो फौरन अपने घर चला जाता है लेकिन वहाँ वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके बच्चे काफ़ी पानी पी रहे हैं। एक टाइम के लिए ऐसा लगने लगता है कि उसके बीवी बच्चों की हालत भी बॉस की तरह हो जाएगी, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देता है। अब अगले सीन में माइकल इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है कि एक्चुअल में यह पानी कहाँ से आ रहा है। हो सकता है कि इस पानी में कुछ वायरस हो या फिर कुछ बैक्टीरिया हो जिसकी वजह से लोग मर रहे हो। वो इन्वेस्टिगेशन करते करते रात में अपनी कार में सो जाता है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो अपने साइड वाले लेक की तरफ देखता है। वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 100 से ज़्यादा लाशें पानी में तैर रही होती है। ये देख के वो काफ़ी डर जाता है और फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में पूरे कोरिया का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पे हर छोटे कस्बे, तालाब या फिर गटर में लाशें बह रही होती है और हज़ारों लाखों की तादाद में लाशें पड़ी होती हैं। ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई बीमारी फैल गई है, कोई वायरस फैल गया और सभी लोग एक एक करके मरते जा रहे हैं। ये मंजर काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, किसी को आइडिया नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अगले दिन दोस्तों ऐसी एक मौत होती है एक लेडी की। वो लेडी अपने बाथ टब में नहा रही होती है और वहाँ जब पुलिस की टीम पहुँचती है तो उन्हें उस लेडी के पास कुछ कीड़े मिलते हैं। जब उन्हें वहाँ से उठा के लैब में ले जाते हैं तो डॉक्टर को पता चलता है कि ये असल में हॉर्स हेयर वॉर्म्स है जो ज़्यादातर इंसेक्ट्स के कीड़ों के अंदर पाए जाते हैं और ये वॉर्म्स इंसेक्ट के पेट में होते हैं और उनका खाया हुआ खाना खुद भी खाते हैं। जब ब्रीडिंग का टाइम आता है तो ये इंसेक्ट को पानी में ले जाते हैं और वहाँ से निकल के चले जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है कि इंसानों के मुंह या फिर उनके पिछवाड़े के जरिए उनकी बॉडी के अंदर घुस गए होंगे और धीरे धीरे उनके ऑर्गन को खाने लगे जिससे कि उनकी ज़्यादा भूख बढ़ने लगी। जब इन वॉर्म्स को दोबारा ब्रीडिंग करनी हुई तो ये अपने होस्ट को यानी कि इंसानों को पानी में ले जाते हैं और उन्हें छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसी वजह से लोग की मौत हो रही है। अब इसे कैसे रोका जाए इसके बारे में किसी को पता नहीं होता और डॉक्टर्स बताते हैं कि ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा प्यास लगना इसका सिम्टम्स है। और फिर गवर्नमेंट शहर में अनाउंसमेंट कर देती है कि अगर किसी को ऐसा कुछ सिम्टम आ रहा है तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए और तालाब या पानी से वाली जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहे। इसके बाद ये न्यूज़ जेसन सुन लेता है और वो भागते भागते अपने घर पहुंचता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम लोग किसी लेक के पास गए थे। तो उसकी पत्नी बताती है कि हम बेटे के बर्थडे की सुबह एक एडवेंचर पार्क में गए थे। और तभी जेसन देखता है कि उसके बेटे काफ़ी ज़्यादा पानी पी रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी भूख भी लग रही होती है। ये देख के वो समझ जाता है कि इन्हें भी ये बीमारी हो गई है और वो फ़ौरन अपनी फैमिली को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर दोस्तों अलग तरह की भगदड़ मची हुई है। सब लोग दवा लेने के लिए भाग रहे होते हैं लेकिन साथ ही इन लोगों को ठीक कर पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ फ़ौरन इस सारे बड़े डॉक्टर की मीटिंग होती है और इस बीमारी को ख़त्म करने की कोई दवा जल्द से जल्द बनाने की सोच रहे थे ये लोग। और ये सभी लोग एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि वो एक वर्मीसाइड बनाएंगे यानी कि एक जहर जो कि सिर्फ वर्म को मारेगा लेकिन इंसानों की बॉडी को कुछ असर नहीं होगा। दवा इंसानों के इंटेस्टाइन तक पहुँच जाएगी जो कि है वर्मासाइड, जिससे कि वो कीड़े मर जाएंगे और इस सीरम को वो हॉस्पिटल के एक पेशेंट पर टेस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों जब यह टेस्ट किया जाता है तो पूरी तरह से असफल हो जाता है और उस पेशेंट की मौत हो जाती है। अब इसके बाद पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है और ये खबर फैल जाती है कि जो टेस्ट किया था वो नाकामयाब रहा और हम सभी लोग अब मारे जाएंगे। और धीरे धीरे करके पूरे शहर में मौत होना शुरू हो जाती है। हज़ारों लोग पाउंड्स लेक में कूद कूद कर अपनी जान देने लगते हैं। तभी माइकल के पास लिंडा का फ़ोन आता है और वो उसे बताती है कि जेसन की फैमिली भी इस बीमारी से इन्फेक्टेड हो चुकी है। और तभी हम जेसन का घर का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके दोनों बच्चे प्यास के मारे तड़प रहे होते हैं। उसकी बेटी बालकनी से कूदने वाली होती है लेकिन जेसन उसके बच्चों को बचा लेता है। वो अपनी पत्नी, अपने बच्चों सभी को पकड़ के रखता है। अगर वो बाहर गए दोस्तों तो वो वॉर्म्स निकल जाएगा उनकी बॉडी से और उनकी मौत हो जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि शहर के हालात कुछ अलग थे। अब ये बीमारी अपने चरम सीमा पे होती है। लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे, मॉल में थे। यहाँ पर दोस्तों सभी लोग भागना चालू कर देते हैं पानी की तरफ, लेक की तरफ, और उसमें कूदने लग जाते हैं जिससे कि उनकी एक एक करके मौत हो जाती है। ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होता है। जब लिंडा अपने हॉस्पिटल में देखती है तो वहाँ भी दोस्तों लाशों की लाइन लगी होती है। ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पर मरे पड़े हैं। इसे देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया इसी तरह से ख़त्म हो जाएगी। और तभी उसे वहाँ एक छोटी बच्ची रोती हुई दिखती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उसके माँ बाप भी इस बीमारी की वजह से चले गए हैं और अपनी बेटी को यहीं छोड़ गए हैं।
अब अगली सुबह होती है और पूरे साउथ कोरिया के तालाबों में सिर्फ लाशें बह रही थी पानी की जगह। अब गवर्नमेंट हालात को देख के हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि अब 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो गए हैं। ये गिनती अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी, इसलिए अब गवर्नमेंट जो लोग बच गए थे उन्हें एक हॉल में एक क्वारंटाइन करके रखा गया था, जिससे बीमारी औरों में ना फैल सके। वो पूरे कोरिया के लोग को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और वहाँ उनको खाने पीने का सामान दे देते हैं, ताकि जब तक ये बीमारी का कुछ इलाज ना हो सके इन लोगों को बचाया जा सके। लेकिन तभी दोस्तों हम कुछ दिन बाद एक चमत्कार होते हुए देखते हैं। एक पेशेंट सबके सामने आता है और वो ऐलान करता है कि वो अब ठीक हो चुका है। उसे भी यह बीमारी थी, लेकिन जब से उसने ये दवा ली उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया है। ये न्यूज़ सुन के डॉक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अब शायद ये सब ठीक हो जाएगा। सभी को ऐसा लग रहा था, लेकिन तभी ये न्यूज़ बाहर चली जाती है और पूरे शहर के सारे जो फार्मेसी होते हैं वहाँ पे ये दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, क्योंकि एक साथ इतने सारे लोग वहाँ पे लेने पहुँच गए थे। अब इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट उस विंडाजोल बनाने वाली कंपनी के CEO को एक मीटिंग के लिए बुलाती है और उन्हें बोलती है कि आप जल्द से जल्द दूसरा स्टॉक बनाइए। लेकिन CEO कहता है कि हमारी कंपनी को कोई और कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है और हमारी जो मशीनें हैं वो भी ख़राब हो चुकी है, इसलिए अब हम उस वैक्सीन को दोबारा बना नहीं सकते। ये सुन के गवर्नमेंट उनसे कहती है कि आप हमें उस दवा को बनाने का तरीका बता दीजिए ताकि हम दूसरी कंपनीज को उसे बनवा सकें। लेकिन वो CEO बोलता है कि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये बीमारी अब इन लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही थी। लोग खुद की जान लेने के लिए बेताब हो रहे थे और नदी पॉइंट्स में कूदते जा रहे थे। और तभी हम माइकल को देखते हैं, जो कि इसी दवा की कंपनी को एक आदमी को पकड़ता है और उसे काफ़ी मारता है, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही होती है। माइकल उस बंदे को काफ़ी टॉर्चर करता है, जिससे कि वो आदमी बताना चालू कर देता है। वो बोलता है कि हमारी कंपनी 5 साल पहले इसी हॉर्स वॉर्म्स पर रिसर्च कर रही थी, जो कि इंसानों के दिमाग को कंट्रोल कर सकता था, उन्हें पानी में डुबा के मार देता था। इसलिए हम इसकी एक दवा बना रहे थे, जो कि मार्केट में आते ही हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाने वाली थी। लेकिन हमें एक बॉक्सटन नाम की कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और फिर उन्होंने ये रिसर्च भी बंद करवा दी। और इस बात को जानकर जो सारे रिसर्चर थे वो गुस्से में आ जाते हैं और वो फैसला लेते हैं कि वो इस चीज़ का बदला लेंगे। वो सारे हॉर्स हेयर वॉर्म्स को शहर में हर लेक में छोड़ देते हैं, जिससे काफ़ी सारे लोग मर रहे हैं और क्या अंजाम हो रहा है वो हम आज देख रहे हैं। हमने प्लान बनाया था कि हम अचानक से विंडाजोल मार्केट में लाएंगे, जिससे कि हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सुन के माइकल उसे काफ़ी मारता है और बाद में उसे विंडाजोल का जहाँ स्टॉक रखा हुआ था वहाँ के बारे में पूछता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि विंडाजोल कंपनी के CEO के गवर्नमेंट से दोबारा मुलाकात होती है। CEO गवर्नमेंट से कहता है कि हमें $5 बिलियन दे दो, हम आपको विंडाजोल बनाने का सॉल्यूशन दे देंगे। लेकिन ऑफिशियल पहले तो मना करते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी की वैल्यू ही $700 मिलियन होती है। वो लोग मौके का फ़ायदा उठा रहे थे और 5 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहे होते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है, उन्हें अपने लोगों की जान बचानी है, वो उन्हें ऐसे तरह से मरने नहीं दे सकते। तो गाइस वो उस डील पे साइन कर देते हैं। और वहीं एक तरफ माइकल और जेसन उस अड्डे पे पहुंच जाते हैं जहां पे वो विंडाजोल का स्टॉक रखा हुआ था। लेकिन तभी वहां कोई अनजान आदमी आके उस जगह पे आग लगा देता है, जिससे सारी दवाइयां, सारी वैक्सीन जल जाती है। अब अगली सुबह वहाँ पुलिस आती है और माइकल जेसन को बाहर निकालती है। लेकिन जेसन को अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो दवाइयाँ उसके सामने जल गई। वो अपने परिवार को बचा सकता था, लेकिन उसने ये मौका खो दिया। वो दोबारा से पुलिस से लड़के उस जगह पे चला जाता है और वहाँ बैठ के बहुत ही ज़्यादा रोता है। तभी उसके पास उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और वो बताती है कि अब वो लोग शायद नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। वो जेसन से, उसके बेटे से उसकी बात करवाती है, जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है। अब वहाँ पे लिंडिया और माइकल भी आ जाते हैं और जेसन को एक आइडिया आता है। बोलता है कि अगर विंडाजोल ये काम कर सकती है तो हो सकता है कोई और भी जो ड्रग इसी तरह की हो वो भी ये काम कर सकती है और लोगों को उसे बचाया जा सकता है। अगर हम उस ड्रग को इंसानों के शरीर के अंदर डालें तो वो भी काम करेगी इसी तरह से और उनकी जान बच जाएगी। अब इसके बाद जेसन और माइकल निकल जाते हैं क्यों ड्रग को लेने की तलाश में। लेकिन तभी माइकल के पास पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि वो आग लगाने वाला कोई और नहीं, वही इंसान होता है जिससे सबसे पहले कंफर्म करा था कि वो वॉर्म वायरस से ठीक हो गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो बल्कि एक नाटक था दोस्तों, ताकि उसे अच्छे खासे पैसे मिल सके। मतलब लोग, बीमारी की वजह से लोग कितना लोगों का फ़ायदा उठाते ही हमने देखा था दोस्तों। कोविड के टाइम पे कुछ लोग मास्क, सैनिटाइज़र कितने हाई प्राइस में बेच रहे थे, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे लोग। तो ऐसे लोग दोस्तों कभी भी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाते। अब जेसन और माइकल उस आदमी को उस ट्रक से उतार देते हैं और फ़ौरन हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं। वहाँ सबको बताते हैं कि हमें विंडाजोल की ज़रूरत नहीं है, हम बस एक रॉ ड्रग से भी ठीक हो सकते हैं। और वो उस ट्रक को अंदर घुसा देते हैं। जेसन डॉक्टर को गन पॉइंट पर रखते हुए पूछता है कि तुमने विंडाजोल बनाने के लिए जो रॉ ड्रग था उसे कहाँ पर छुपाया है।
वो डॉक्टर पहले तो उसे नहीं बताता, लेकिन वो गन चलाने की धमकी देता है और तभी एक आदमी वहाँ पर मान जाता है। फिर वो उसे अपने साथ बैठा लेता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट और उसके सीईओ की सच्चाई पता चल जाती है। दोस्तों वो लास्ट एग्रीमेंट पे गवर्नमेंट साइन नहीं करती और उस आदमी के, उस जो विंडाजोल बनाने वाली कंपनी थी, उसके सीईओ को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं एक तरफ जेसन वहाँ पहुंच जाता है और जहाँ पे वो रॉ ड्रग का स्टॉक रखा हुआ था वो उसे एक ट्रक में लोड कर लेता है और तभी हमें पता चलता है कि मेडिकल एसोसिएशन ने भी इसे मंजूरी दे दी होती है। इस मेडिसिन को अपनी ट्रक में भर लेते हैं और पूरे शहर में लोगों को देना चालू कर देते हैं। इस चीज़ का असर दोस्तों में धीरे धीरे दिखने लगता है और वो सभी लोग धीरे धीरे करके ठीक होने लगते हैं। ये देख के और तेज़ी से वो क्योर ड्रग बनाने लगते हैं और लास्ट में वो सबको मिल जाता है। जेसन की फैमिली यहाँ पे भी ठीक हो जाती है और अब लास्ट में हम न्यूयॉर्क शहर का सीन देखते हैं जहाँ पे एक आदमी की लाश पानी में तैर रही होती है और यहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है। वेल, हो सकता है कि अगले पार्ट में हमें न्यूयॉर्क शहर में दिखाया जाए जहाँ पे भी ये वायरस फैल चुका था। सो आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इसी तरह की और मूवीज अगर देखना चाहते हैं वायरस के ऊपर तो कमेंट जरूर करिएगा।